So hello students, I'm starting with chapter 4 electromagnetic induction. So electromagnetic induction के फर्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है. So मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया. कोई गिवन एरिया है, उसके नॉर्मल है हम बनाते हैं, उस नॉर्मल के अकॉर्डिंग आपकी कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो हैं उसमें से पास कर रही हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं उसके नॉर्मली पास कर रही हैं, वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होएगा. उसको फाई से डिनोट करेंगे. अब क्या कंसीडर करनी है? सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर के उस परपेंडिकुलर उसको रखा गया है आपके सर्कुलर कॉइल को. ठीक है. अब कह रहे हैं कि लेट अस सपोज वो थीटा एंगल बना रहा है बिटवीन द नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड. कहते हैं वो थीटा एंगल बना रहा है, तो फाई क्या होएगा? फाई इज इक्वल्स टू दी बी डॉट ए. तो बी डॉट ए के अकॉर्डिंग आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कॉज ऑफ थीटा. सो ये आ जाएगा बी ए कॉस थीटा. अब कॉस थीटा क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे उनके बीच में थीटा इंक्लिनेशन एंगल कुछ था. ठीक है जी. तो इसलिए आपका फाई इज ऑलवेज डिनोटेड बाय बी डॉट ए. ठीक है. तो बी इसमें क्या आएगी? आपकी मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज़ एरिया वेक्टर, जो भी आप एरिया ले रहे हो. अब पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड्स कैसी होंगी? ठीक है. पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी अकॉर्डिंग टू योर थीटा वैल्यू. अब ये उसके केसेस आ गए. अगर थीटा 0 हो जाता है तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव फ्लक्स आएगा आपके पास. और देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल आर एंटी पैरेलल, दोनों एंटी पैरेलल होएंगे. ठीक है. मीन्स टू से ये वाला केस, ये इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा. जब एंटी पैरेलल केस होएगा देन योर थीटा कम्स टू बी 180 डिग्री एंड दैट विल बी -1. तो -1 के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल्स टू माइनस बी डॉट ए. तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी. अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की हमने यूनिट्स निकालनी है. बी की आपको यूनिट्स पता है, बी की टेस्ला होती है और एरिया की मीटर स्क्वायर. तो आपने टेस्ला की वैल्यू निकालनी है. वेबर आपके पास है ही है, वेबर है फाई की यूनिट. ठीक है. तो 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है जी. तो ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी. और वेबर पर मीटर स्क्वायर को कहते हैं कि हम क्या बोलते हैं, इज़ ऑल्सो द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड की भी यूनिट्स हैं. सीजीए सिस्टम में मैक्सवेल बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को. ठीक है. और अब कह रहे हैं व्हेन बी इज़ इन गॉज, कहते हैं अगर गॉज में हो आपके पास. ठीक है. तो ए इज़ इक्वल्स टू सेंटीमीटर, सॉरी ये मैक्सवेल आपकी एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट आपकी यहाँ से हम निकालेंगे. बी इज़ इन गॉज, बी गॉज में है मतलब वो सीजीएस सिस्टम है, ए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाई आपका एक मैक्सवेल बनेगा. सो मैक्सवेल इज इक्वल्स टू 1 गॉज इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये सारा कुछ ही आपका सीजीएस सिस्टम है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट आपकी मैक्सवेल चल रही है. ये सीजीएस है. मैं दोबारा बता रही हूँ. टेस्ला है आपकी 1 टेस्ला आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है. और वेबर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड की है, वेबर पर मीटर स्क्वायर ये लिखा हुआ है. और वेबर आपकी फ्लक्स में है इन एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में इसको मैक्सवेल बोलेंगे. ठीक है. अब वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन क्या है? 1 वेबर इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर. और 1 टेस्ला में कितने गॉज होते हैं? 10⁻⁴ गॉज. और यहाँ पे सेंटीमीटर में अगर करेंगे तो 10⁻² सेंटीमीटर होएगा 1 मीटर. ठीक है. तो उसका स्क्वायर 10⁻⁴, तो 10⁸ मैक्सवेल होएगा आपका 1 वेबर की वैल्यू. नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ. तो ईएमएफ को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ डिफाइन एज अ पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट. कहते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक सर्किट के अराउंड जब उसमें से कोई भी करंट आप फ्लो नहीं करवा रहे हो. ठीक है. तो ईएमएफ को आगे उन्होंने एक और डेफिनेशन दिया, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डूइंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज मूविंग इन अ क्लोज सर्किट. कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को कितना वर्क डन हो रहा है, आप कितना वर्क कर रहे हो टू बी मूव इन द क्लोज सर्किट. तो क्लोज सर्किट में रहने के लिए उसको कितना आप मूव कर रहे हो वो आपकी यहाँ पे वैल्यू होएगी ईएमएफ की. सो यहाँ पे आपने एक कॉइल ली है. ठीक है. तो इसमें कॉइल ली है, इसमें डीएल आपने एक एलिमेंट लिया है. पहले ये बता देती हूँ. इफ़ ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द सर्किट, कहते हैं एक पॉइंट के अंदर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज विल बी, 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? Q0 इंटू ई. अब Q0 1 कूलम है. ठीक है.
उसके अकॉर्डिंग F इज इक्वल्स टू E हो जाएगा। वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ चार्ज थ्रू इक्वल डिस्टेंस DL/V। अब कह रहे हैं वर्क डन लेना है, मैंने स्मॉल एक लेंथ एलिमेंट ले लिया है DL और उसके ऊपर फोर्स लगा के वर्क डन करना है। F.dl हो गया, F इज इक्वल्स टू E है तो E/dl हो गया। अब टोटल वर्क डन निकालना है ओवर द क्लोज्ड सर्किट, तो यहाँ पे मैं क्लोज्ड इंटेग्रल लूँगी। इंटेग्रल के ऊपर जब ऐसे आप सर्कल लगाते हो तो वो रिप्रेजेंट करता है कि क्लोज्ड आपका सर्किट है, तो E.dl आ जाएगा। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल्स टू योर वर्क डन, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल्स टू लाइन इंटेग्रल ऑफ E.dl। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब क्या कह रहे हैं, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन अ सर्किट चेंजेस। कहते हैं जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कॉइल के अंदर या सर्किट के अंदर चेंज होएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस सर्किट के अंदर अपने आप प्रोड्यूस होएगा, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। सो द करंट प्रोड्यूस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, जो उसमें करंट प्रोड्यूस होएगा वो इंड्यूस करंट, एंड ईएमएफ इज ऑल्सो सेटअप, और ईएमएफ उसमें सेटअप होती है फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको आप इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलोगे। ठीक है, अब सर्किट 1 है, इसकी एक्सपेरिमेंटल आप कैसे इंड्यूस कर सकते हो ये बताया हुआ है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है, आपने एक कॉइल ली है, एक आपने बार मैग्नेट लिया है, नॉर्थ टू साउथ आपने एक बार मैग्नेट ली है, कॉइल AB ली है, ठीक है, विच इज़ कनेक्टेड टू अ गल्वेनोमीटर के साथ ये कनेक्टेड है। अब कह रहे हैं कि आपने जैसे ही बार मैग्नेट को रेस्ट पोजीशन पे रखना है तो आपके कॉइल के अंदर जो गल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा मतलब उसमें करंट नहीं है। तो अब कह रहे हैं कि नेक्स्ट केस में क्या करना है, आपने स्टेशनरी मोशन से उसको क्या है, रेस्ट मोशन से उसको क्या है, आपने थोड़ा सा आगे लेके आना है। आपने नॉर्थ पोल को टुवार्ड द कॉइल थोड़ा थोड़ा मूव करना है। तो जैसे ही आप मूव करोगे तो आपकी जो गल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो कर देती है। ठीक है, जब भी आपकी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगी दैट मीन्स द करंट विल बी फ्लोइंग इन योर सर्किट। सो उसके साथ क्या आएगा कि आपका सर्किट जो है वो उसमें करंट आना शुरू हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि द डिफ्लेक्शन इज लास्ट एज लॉन्ग एज देयर इज़ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द बार। कहते हैं तब तक आपकी डिफ्लेक्शन रहेगी जब तक आप इन दोनों के अंदर क्या है मूवमेंट्स करोगे। मतलब अगर आपका ये मोशन में है देन योर सर्किट विल हैव करंट इन इट। अगर आप इसको दूर लेके जाते हो और यहाँ रेस्ट पोजीशन पे रख देते हो देन योर सर्किट विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। तो अब कह रहे हैं कि रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द बार के अकॉर्डिंग आपकी डिफ्लेक्शन जो है वो उतना टाइम तक रहेगी। देयर शुड नॉट बी एनी रिफ्लेक्शन इफ़ बार मैग्नेट बी एट रेस्ट, जो मैंने आपको बताया है कि रेस्ट पे रहने पे डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। When the magnet is moved away from the coil, the galvanometer डिफ्लेक्शन इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कहते जैसे ही आप उसको दूर लेके जाओगे गैल्वेनोमीटर अलग आपकी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। दिस शोज दैट वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल AB चेंजेस द इंड्यूस EMF एंड इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन द सर्किट। अब कह रहे हैं कि इससे क्या प्रूव हो रहा है कि जैसे ही आप मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के अंदर चेंज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका EMF और करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस में क्या है, दो कॉइल ली हुई हैं AB एंड CD, प्लेस वेरी क्लोजली टू ईच अदर, बहुत ही क्लोजली आपने एक दूसरे के पास रखनी है। AB के अराउंड देखो एक बैटरी लगी है, की लगी है, रियोस्टेट, एमीटर, और एक के अराउंड सिर्फ गैल्वेनोमीटर। अब कह रहे हैं जैसे ही आप करंट इसके अंदर चेंज करोगे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या है, चेंजिंग करंट के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब रियोस्टेट के साथ आप डिवाइस के अंदर जो करंट है उसको अप डाउन कर सकते हो। अब कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि रियोस्टेट ले लेना है। सो रियोस्टेट के साथ आपने इस AB सर्किट के अंदर आपने करंट जो है वेरी करना शुरू कर देना है। तो पहले CD कॉइल कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। जैसे ही कहते हैं कि AB के अराउंड आपका करंट फ्लो करेगा द मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड इन इट, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था अगर करंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है देन योर मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो बी प्रोड्यूस इन द सर्किट। ठीक है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी उसमें प्रोड्यूस होएंगी। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इससे पास होके यहाँ तक पहुँचेंगी, जो इसके अराउंड जो भी फील्ड लाइंस होएंगी वो यहाँ पे भी इफ़ेक्ट देंगी। तो वो जैसे ही यहाँ पे इफ़ेक्ट देंगी यहाँ पे इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो जाएगा और वहाँ पे आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देनी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यही टू लॉज हैं आपके फैराडेज लॉज। सो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, इट स्टेट दैट वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इन
क्लोज सर्किट इज चेंजेस, कहते हैं क्लोज सर्किट के अंदर आपका जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा तो इंड्यूस ईएमएफ उसमें प्रोड्यूस होएगा और वो उतने टाइम तक ही रहेगा एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज कंसिडर्ड या इज़ कॉन्टीन्यूड। तो कह रहे कि वो जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक आप उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजेस कर रहे हो। ठीक है, अब सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कह रहे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है आपका वो क्या होएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की उसमें से कितना रेट चेंज हो रहा है विद द टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है कि कितने टाइम में वो कितना चेंजेस दे रहा है। नेक्स्ट है लेंज लॉ। अब लेंज लॉ क्या है, इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसिंग इट। कहते हैं कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि ये बताता है कि ये जो इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्शन है इंड्यूस ईएमएफ की वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको पता है ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी आई। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या बताता है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो फाई आपका वेबर में है, टी आपका टाइम जो सेकंड्स में है, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ ये है आपका साई बोलते हैं इसको, ऐसे ही सिंबल रखना है और इसको 1 वोल्ट बोलते हैं वेबर अपॉन सेकंड। अब प्रूफ है लेंस लॉ का, एक्सपेरिमेंटली आप कैसे प्रूफ कर सकते हो। सो फर्स्ट क्या कंसिडर करनी है, क्लोज टू कॉयल ए बी विद अ फ्यू टर्न्स। ए बी कॉयल लेनी है, उसमें से थोड़े से टर्न आपने रखने हैं, उसके साथ आपने गैल्वेनोमीटर और एक सेल और 2 कीज अटैच करनी है और एनएस बार मैग्नेट उसके पास लेके आना है। अब कह रहे व्हेन के की 1 इज क्लोज एंड के 2 इज ओपन है, कहते हैं कि आपने ये वाली क्लोज करी है, ये वाली ओपन करी है। नाउ द करंट फ्लोज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज चलेगा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ठीक है, एंड डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी टुवार्ड लेफ्ट। तो डिफ्लेक्शन जो होगी वो लेफ्ट की टुवार्ड्स होएगी। ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये इधर आपका ऑपोजिट शो करेगा। अब कह रहे हैं रिमूव द की वन, कहते के वन की को आपने रिमूव करना है एंड पुट द की के टू, आपने के टू डाल लेनी है। नाउ द सेल इज़ आउट ऑफ सर्किट। अब सेल देखो, सेल को यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रही हूँ, मतलब आपका सेल वर्क नहीं करेगा और के टू जो है एक ओपन सर्किट बता देगा। अब के टू मैं साथ में लगा रही हूँ तो के टू के साथ देखो कोई सेल वर्क नहीं करेगा। सो उसके अकॉर्डिंग क्या होएगा, नाउ टेक द बार मैग्नेट। अब उसको बार मैग्नेट जो है उसके पास लेके आना है आपने कॉइल के पास। तो क्या होएगा, डिफ्लेक्शन आपकी गैल्वेनोमीटर में शो होएगी टुवार्ड द लेफ्ट, ये भी लेफ्ट में शो करेगा। देयरफॉर द इंड्यूस करंट फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपका इंड्यूस करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही फ्लो करेगा। ठीक है, द अपर फेस बिहेव एज नॉर्थ पोल। जो उसका अपर फेस होएगा वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। सो नेक्स्ट कह रहे हैं मूव द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम द कॉयल। कहते हैं कि आपने कॉयल से दूर लेके जाना, तो गैल्वेनोमीटर आपकी डिफ्लेक्शन टुवार्ड राइट कर देगा। दैट मीन्स योर करंट इंड्यूस करंट विल बी फ्लोइंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर आपका अपर फेस जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करके आपका इंड्यूस ईएमएफ करंट की डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका लेंस लॉ प्रूव हो जाता है।